हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको बैंक स्टेटमेंट से लेकर जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए आपको शो करना है, बैंक स्टेटमेंट या फिर फंड्स आपको किस तरीके से शो करने हैं, फाइनेंशियल एविडेंस से लेकर जो भी आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके इस वीडियो में क्लैरिफाई करूंगी। जैसे कि आपको कब फंड शो करने हैं, कितने शो करने हैं, अगर आप कम शो कर देते हैं तो क्या होगा, कुछ गलती हो जाती है तो क्या होगा, कहाँ पे शो करने हैं और क्या एफडी वर्क करती है, क्या आप पार्टनर के अकाउंट में शो कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने 8 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, यानी 8 क्वेश्चंस में मैंने कैटेगराइज किया है। एंड आई होप बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चंस हैं, यानी फंड्स, फाइनेंशियल एविडेंस से लेकर जितने क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जो 8 क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं आपके, उनको क्लैरिफाई करने से पहले मैं आपको पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि आपको बैलेट में एंटर करने से पहले कुछ भी अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में ज़ीरो अमाउंट भी है तो भी चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका सारा फ़र्क पड़ता है वो बाद में फ़र्क पड़ता है। यानी अगर आपका बैलेट में आपको एंट्री करनी है तो उस टाइम पे आपको फंड कोई भी शो करने की नीड नहीं है, जो कि अभी बैलेट की एंट्री क्लोज भी हो चुकी है। तो आगे बात आती है सक्सेसफुल मेल की। अगर आपका मेल सक्सेसफुल हो जाता है देन आपको फंड शो करने की नीड है। देन आपके ये सारे क्वेश्चन रेज होते हैं कि कहाँ पे शो करना है, कब शो करना है, लेकिन बैलेट में एंट्री से पहले आपको कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन, यानी कि आपको फंड्स कब शो करने हैं। क्या आपको 30 डेज के अंदर अंदर में शो करने हैं? देखिए, ये ऑलवेज सजेस्टेड है, ऑलवेज सही होता है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास में 28 डेज के कंप्लीट फंड हो, लेकिन ये बहुत सारे केसेस में इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों के पास में इतना फंड एक साथ में नहीं होता, वो लोग कहीं से अरेंज करते हैं, तो ये चीज़ भी वर्क करती है। यानी कि अगर आपकी जो 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन है उस बीच में आपको कभी भी कहीं भी फंड्स अपलोड करने की या शो करने की नीड नहीं होती। तो अगर आप जैसे ही आपका सक्सेसफुल का रिजल्ट आता है, मेल आता है, वैसे ही अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर में आराम से अगर अपने फंड्स क्रेडिट कर देते हैं देन यू हैव इनफ टाइम टू शो योर फंड्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपका रिजल्ट सक्सेसफुल आ गया वैसे ही आप अपने अकाउंट में पैसे आप शो कर दें, लेकिन विद इन दीज 30 डेज आपको कुछ भी शो नहीं करना है। अब कई सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मैम ये लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो आपके फंड हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड दिस, जिसके बेसिस पे मैंने पहले एडवाइस भी की थी कि आप पहले से ही फंड मेंटेन करो। लेकिन जो लोग पिछली बार गए हैं जुलाई के बैलेट में, फरवरी के बैलेट में, उन्होंने फंड बहुत लेट सबमिट करने स्टार्ट करे, जैसे कि 1 वीक हो गया और 2-3 दिन हो गए, तो उसके बाद में उन्होंने फंड्स जमा किए। और ये टेक्निकली बहुत इम्पॉसिबल है कि हर किसी के पास में फंड इस तरीके से अवेलेबल हो। तो अगर आपके पास में अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको इस 30 डेज के पीरियड में शो नहीं करना होता है। शो आपको फंड कब करना होता है? जब वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आपको जो 30 डेज के टाइम में अपने जो फंड्स हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, लेकिन उसके बीच में आपसे कभी भी आपके फंड्स नहीं देखे जाएंगे। आपको उस टाइम पे कुछ भी अपलोड नहीं करना होगा। बस आपको जो वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है, वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी है, वो इस तरीके से लेनी है कि आपके पास में सफिशिएंट टाइम हो, आपकी स्टेटमेंट पूरी हो जाए। मतलब 30 डेज की स्टेटमेंट बोली जाती है, लेकिन आपके पास में मतलब अच्छी खासी स्टेटमेंट रेडी हो जाए 30-35 डेज की, देन आप लास्ट 28 डेज की या लास्ट 30 डेज की स्टेटमेंट निकाल के उसको लगा सकते हैं। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज दूसरे लोगों के लिए वर्क किया है तो आपके लिए भी वर्क करेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मच, कि आपको कितना फंड शो करने की नीड है। अकॉर्डिंग टू यूकेवीआई गाइडलाइन जो आपको फंड शो करना है वो आपको 28 डेज के लिए 2530 पाउंड की स्टेटमेंट आपको शो करनी है। जब इसी गाइडलाइन में जाएंगे, जो मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगी, इसी फाइनेंशियल गाइडेंस की आप लिंक में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे एक टूल है जो कि ओएंडा टूल होता है। कन्वर्जन के लिए ऑफिशियली गवर्नमेंट इसको यूज करती है। जब वो आपके फंड्स चेक करेंगे तो ऑफिशियली उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। तो अगर मैं आज के रेट के अकॉर्डिंग बोलूं तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 105.022, मतलब 1 पाउंड की जो आज की रेट में वैल्यू है वो 105 रुपीज
0.22 जो भी है, तो 0.22 पैसे, तो इस अकॉर्डिंग अभी इस टाइम पे रेट है। अकॉर्डिंगली 2530 पाउंड का जो इस टाइम पे रेट है, या फिर 2530 पाउंड की जो वर्थ है, दैट इज इक्वल टू 2,65,000 समथिंग, कुछ इस टाइप का अमाउंट अभी इस टाइम पे वर्थ है 2530 पाउंड का। अब ये जो रेट है वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है। ये 110 तक भी पहुंच सकता है, ये 99 तक भी जा सकता है, 99 से तो नीचे बहुत टाइम हो गया, तो 99 तक भी जा सकता है। तो ये मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक इतना अमाउंट मेंटेन करके रखो कि अगर फ्लक्चुएशन होता भी है तो वो आपको अफेक्ट ना करे। जैसे कि 3 लाख का अमाउंट मैंने सब लोगों को सजेस्ट किया कि आप 2530 का एक ग्रेस अमाउंट एक अच्छा खासा बना के रखो, जिससे कि अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी रेट होता है तो वो आपको फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो दैट इज द रीजन मैंने सबको सजेस्ट किया कि हाउ मच इट शुड बी अराउंड 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप क्या एविडेंस शो कर सकते हैं और क्या एविडेंस नहीं शो कर सकते। तो फर्स्टली आप अपना करंट अकाउंट शो कर सकते हैं, करंट अकाउंट, एंड देन आपके डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट में आपका फिक्स्ड डिपॉजिट भी होते हैं, जो रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि इसका एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, वो आपको लगाने की इसमें नीड होती है। तो आपके हर तरीके के डिपॉजिट वर्क करते हैं, बिकॉज कई सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास में एफडी है तो क्या वो वर्क करेगी। बिल्कुल वर्क करेगी, बिकॉज ये एक लिक्विड मनी है, ईजिली ट्रांसफरेबल है, ईजिली आप इसको मतलब लिक्विड कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो दैट इज द रीजन ये एक तरीके से कंसिडरेबल होती है। जो आपकी पेंशन सेविंग होती हैं वो भी इंक्लूड होती है। पेंशन इंक्लूडेड नहीं होती, पेंशन सेविंग इंक्लूडेड होती है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका इंक्लूडेड होता है, और एंड लास्ट आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो कि हम सबके पास में बेसिकली सेविंग अकाउंट ही होता है, तो वो हमारा इंक्लूडेड ऑब्वियसली होता ही है। तो ये जो अमाउंट है वो आप इनमें से किसी भी उसमें शो कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो बेटर एक तरीका है वो है सेविंग अकाउंट, आपका एफडी और आपका करंट अकाउंट। ये आपके मोस्ट फ्लेक्सिबल वेज हैं आपके करेंसी को निकालने के या फिर करेंसी को अपने पास में लिक्विड में रखने के। अब कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो काउंटेबल नहीं होते, जिनको वो काउंट नहीं करते, उसमें फर्स्ट आता है आपका ओवरड्राफ्ट। जो ओवरड्राफ्ट होते हैं, अगर आपकी बिटकॉइन में कोई सेविंग है तो बिटकॉइन इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। स्टॉक, शेयर, पेंशंस आपकी इंक्लूडेड नहीं है, उनको वो लोग वैलिड नहीं मानते। और कोई भी ऐसा बैंक जो रेगुलेटेड नहीं है, आपकी फाइनेंशियल रेगुलेटरी जो बॉडी होती है, जैसे कि हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, तो उसके अंडर में जो रेगुलेटेड नहीं होते उनमें आपके फंड अगर आप शो करेंगे तो इट विल बी इनवैलिड। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती आई हूँ कि बैंक हमेशा अपना थोड़ा अच्छा चूज करो। जैसे ICICI हमेशा वैलिड होता है, HSBC तो यहाँ पर है, HDFC बैंक हो गया, और आपका PNB बैंक भी हमेशा वैलिड होता है, और ICICI। तो इन बैंक में अगर आप शो करते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा इनमें शो करते हो, तो ये रिकॉग्नाइज्ड बैंक है, इनमें शो करने से कोई भी रिस्क नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट कैन वी यूज अवर पेरेंट्स मनी और कैन वी यूज आवर पार्टनर्स अकाउंट। क्या हम अपने पार्टनर का या फिर पेरेंट्स का अकाउंट यूज कर सकते हैं? इसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि इसमें कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, एंड यू विल हैव टू यूज योर ओन मनी। आपको अपने खुद के पैसे इस्तेमाल करने हैं, बिकॉज आप इसमें एक यूथ की तरह जा रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग एज अ डिपेंडेंट, आप किसी डिपेंडेंट की तरह नहीं जा रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी पेरेंट्स के अकाउंट में अमाउंट शो नहीं कर सकते, किसी पार्टनर के अकाउंट में शो नहीं कर सकते। आपको मनी जो है वो अपने अकाउंट में मेंटेन करना है, अपने खुद के अकाउंट में, चाहे वो FD हो, चाहे आपकी RD हो, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, कुछ भी हो, बट दैट शुड बी इन योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट शो करने हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्टली तो ये आपके जो भी आप शो कर रहे हैं, जहाँ भी आपका मनी मेंटेन्ड है उसमें डिपेंड करता है। लाइक अगर आप FD शो कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ FD होता है, तो वो आप शो कर सकते हैं, लेकिन वो आपका 30 डेज एटलीस्ट ओल्ड होना चाहिए। 28 डेज बोलते हैं, बट मैं सबको सजेस्ट करती हूँ स्टेटमेंट चाहे कुछ भी लगाओ, कीप इट फॉर 30 डेज, जिससे कि आप एक सेफर जोन में रहते हो। देखो गाइडलाइन बहुत सारी है, मैंने हमेशा जब अपनी भी फाइल प्रिपेयर की थी तो मैं हमेशा रिजेक्शन से बचने की कोशिश करती हूँ। तो इसी रीज़न की वजह से मैं हमेशा वो ट्राई करती हूँ कि जिससे हम हमेशा सेफ साइड पर रहें। इसीलिए मैंने हर किसी को बोला था कि 28 डेज की बजाय आप 30 डेज का ट्राई करो, जिससे कि कोई छोटा सा भी जो रिस्क हो वो ना रहे। 28 डेज की स्टेटमेंट बोली थी, अगर आपको 28 डेज की लगानी है तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट माय सजेशन कि 30 डेज की आप स्टेटमेंट लगा सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स में आपकी जहां भी आप फंड्स मेंटेन कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में शो कर रहे हैं तो एक लेटर होता है बाय
दैट फाइनेंशियल बॉडी और दैट इंस्टीट्यूशन, तो आप वो लेटर लगाओगे। और अगर आप अपने सेविंग अकाउंट, जो कि हर किसी के पास में, हम लोगों के पास में बेसिकली सेविंग अकाउंट या फिर एफडी अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट के केस में तो आपको अपनी स्टेटमेंट लगानी है, 30 डेज की स्टेटमेंट, जिसमें आपकी 4 इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए कि कौन सी डेट को ये इश्यू हुई है और ये किसके नाम पे इशू हुई है। जैसे कि मेरी अगर स्टेटमेंट तो गुंजन तड़ियाल के नाम पे होगी। 3rd, कौन सा बैंक था, किस बैंक ने ये इशू करी है। 4th, क्लोजिंग बैलेंस कितना था। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये चारों की चारों चीज़ें मतलब मेंटेन करके आपको उन्हें दिखानी पड़ेंगी। एंड सेम गोज विद एफडी। एफडी में भी आप सेम 4 चीज़ें शो करते हैं, डेट ऑफ इशू और आपका बैंक कौन सा है, किसके नाम पे है ये एफडी, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ये चारों चीज़ें आपको हर चीज में शो करने की कोशिश करनी है, चाहे किसी भी तरीके से आप स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप मनी शो कर रहे हैं, ये 4 चीजें आपको शो करनी है। देन आपने बैंक स्टेटमेंट तो आपने शो करी ही है, साथ में आपको एक बैंक सर्टिफिकेट भी निकलवाना है। बैंक सर्टिफिकेट में आपके पास में एक बैंक ये स्टैंप करके देता है, जिसमें एक लेटर लिख के देता है कि हाँ इस इंसान ने इस डेट तक इतना फंड मेंटेन किया हुआ है, इतने दिन से ऊपर इसके पास में ये फंड जो है वो मेंटेन्ड है, और वो ये ऑथराइज करते हैं और उसको स्टैंप करके देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रूफ होता है, जो कि मोस्टली जितने भी सब लोगों ने अप्लाई किया है उन सब ने लगाया। तो आई ऑल्सो एडवाइज यू कि आप इस तरीके का एक लेटर खुद भी लगाएं। जबकि अगर आप गवर्नमेंट की रेगुलेशन में जाएंगे, जो कि बेसिकली रेगुलेशंस हैं यूकेवीआई की वेबसाइट पर है, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि यू कैन प्रोवाइड अ डाउनलोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट इफ इट हैज़ दैट इन्फॉर्मेशन। अगर उसके पास ये 4 इन्फॉर्मेशन है तो आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉपी है उसको भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं। नीड नॉट टू बी स्टैम्प्ड, इट नीड नॉट टू बी स्टैम्प, मतलब बिना स्टैम्प के भी ये वर्क करेगा। बट मैं आपको फिर भी क्यों बार बार ये एडवाइस करती हूँ कि आप बैंक से जाके निकलवाओ, इसलिए निकलवाओ क्योंकि आज की डेट में इजीली वो लोग इसको एडिट कर सकते हैं और ये चीज़ बहुत आसानी से फ्रॉड में काउंट हो सकती है। देन अगेन वो आपको रीच करेंगे, आपको पूछेंगे कि क्या ये फाइनेंशियल एविडेंस आप दोबारा प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसी ये जो लंबा प्रोसेस है इससे बचने के लिए आई ऑलवेज एडवाइज कि आप बैंक जाओ, वहाँ से स्टेटमेंट निकलवाओ, उनसे स्टैम्प करवाओ और बैंक सर्टिफिकेट निकलवाओ, एंड देन कोई भी आप रिस्क या फिर कोई भी चांसेस आप ना छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी ड्रॉ मनी, क्या हम अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि वीज़ा आपने लगा दिया, वीज़ा हाथ में आ गया, तब भी आपको पैसे नहीं निकलवाने हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में केस भी होता है, जबकि यूथ मोबिलिटी वीज़ा का ही था। ये बेसिकली ग्रुप में थे, हमारे वाले जो ग्रुप था जो मैंने बनाया था वो उसी ग्रुप में थे, और उनके साथ में क्या हुआ कि उन्होंने फंड अपने निकाल लिए और वो यूके पहुंचे और इमिग्रेशन पे उनको रोक दिया गया और उनसे पूछा गया कि अपने फंड्स दिखाइए। तो उनके पास में फंड मेंटेन नहीं थे, तो उनको कम से कम मतलब 3 से 4 घंटे वहाँ पे रुकना पड़ा, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई। तो आपको फंड तब तक नहीं निकालने जब तक आपके हाथ में आपका BRP कार्ड यानी बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट जो आपको यहाँ पे आके मिलता है वो आपके हाथ में ना आ जाए। तो जब तक आपके हाथ में वो नहीं आता तब तक आपको अपने फंड्स अपने अकाउंट से नहीं निकलवाने। इवन जो अपना आप IHS और वीजा फीस आप पे करेंगे वो इस फंड से एक्सक्लूडेड है, ये फंड अलग है और IHS वीजा फीस के लिए आपको अलग से मेंटेन करना है। 7th क्वेश्चन इज व्हाट बैंक, कौन सा बैंक हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए इसको लेके यूकेवीआई की वेबसाइट पर कोई प्रॉपरली इस तरीके से अपडेट नहीं है, कोई प्रॉपरली ऐसी कोई लिस्ट मेंटेन नहीं है कि आपको इस बैंक को इस्तेमाल करना चाहिए, इस बैंक को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसी रीजन की वजह से मैं हमेशा इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी डॉजी रहती हूँ, बिकॉज हम लोग बेसिकली उस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, उस गाइडेंस को यूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आंसर करना। दैट इज द रीजन अभी मैं इस चीज को आंसर नहीं कर पाती। इसीलिए मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि हमेशा एक अच्छा जो बैंक है उसको पिक करने की कोशिश करिए, लाइक SBI बैंक हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, और ये बैंक आप यूज कर सकते हैं जो मतलब हर जगह पे चलते हैं, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट 8th क्वेश्चन इज दैट व्हाट इफ वी फेल, मतलब अगर हम लोगों के पास में हम लोगों ने वीजा की फाइल दे दी और कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर उनको फाइनेंशियल एविडेंस में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, क्या वो वीजा को रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, वो आपको 15 to 20 डेज का टाइम देंगे, वो आपको मेल करेंगे जिसमें आपको अपडेटेड रहना है, आपको हमेशा अपने मेल चेक करते रहना है जब तक आपका वीजा नहीं आ जाता।
2 से 3 वीक्स में आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाएगा। 1 मंथ मैक्सिमम आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। तो इस टाइम तक अपने इस अकाउंट को, मतलब आपका जो ईमेल अकाउंट है, आपका स्पैम बॉक्स को रेगुलरली चेक करते रहिए। अगर आपसे कोई भी एविडेंस उनको कमी लगती है, फिनेंशियली नहीं, अगर कोई भी उनको एविडेंस में कमी लगती है तो वो आपको रीच करेंगे, आपको पूछेंगे कि ये एविडेंस दोबारा सबमिट करो, तो आप उसको दोबारा सबमिट कर सकते हैं एंड देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ का आंसर होता है कि कई लोगों ने कहा था कि फाइनेंशियल एविडेंस में ये कहा था कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन अगर आपके अकाउंट फाइनेंशियल एविडेंस में कोई प्रॉब्लम होती भी है तब भी यूकेवीआई आपको रीच करता है, थोड़ी सी लीनियंसी देता है। तो ये वीडियो थी बैंक स्टेटमेंट को लेके एंड मैंने एक मास्टर क्लास भी प्लान करी है। जो लोग बेसिकली वीज़ा के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं, बैलेट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप मेरी मास्टर क्लास बुक कर सकते हैं, जो मैंने 9 मार्च के लिए शेड्यूल की है, जब आपका सब लोगों का रिजल्ट भी आ चुका होगा। देन वी कैन डिस्कस कि आप कैसे बैंक की स्टेटमेंट, आपका बैंक का सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, हर तरीके के जो क्वेश्चन है मैं उसमें क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। और ये 2 से 3 घंटे की मास्टर क्लास होगी एंड आप इसमें सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और जो भी चीज़ें हैं मैं इसमें सब चीज़ एक तरीके से बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली शो करने की कोशिश भी करूंगी। एंड साथ में अगर आपके कोई 1-to-1 डाउट होते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डाउट है जो आपका पर्सनल डाउट है, यू कैन रीच मी एंड यू कैन ऑल्सो बुक 1-to-1 कंसल्टेशन विद मी। जो 15 मिनट्स की कंसल्टेशन है वो आप मेरे साथ में बुक कर सकते हैं। दोनों फॉर्म मैं आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी एंड आई होप दिस video helps you. See you in the next video.